माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है बोलो? 14 है। स्वर के लिए कितने सूत्र काम लिए? व्यंजन के लिए कितने लिए? 10। स्वर बताने के लिए कौन सा प्रत्यार काम लेंगे? अच प्रत्यार। व्यंजन बताने के लिए हल प्रत्यार। हल वर्णों की संख्या कितनी? 33। अच वर्णों की संख्या 9। स्वर कितने प्रकार के? कौन कौन से? मूल वर्णों की संख्या कितनी? 5। संयुक्त की संख्या? मूल के लिए प्रत्यार पूछे तो अक प्रत्यार, संयुक्त के लिए पूछे तो एच प्रत्यार। हल वर्ण के जो यण वर्ण आएंगे, यण वर्णों का प्रत्यार पूछ रहा तो यण, और क्रम पूछेगा तो इनको और क्या कहा जाता है? अंतस कहा जाता है और अल्प प्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस वर्ण। दूसरे चौथे क्या कहलाते हैं? महाप्राण। महाप्राण में और कौन से वर्ण आते हैं? दूसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा और ऊष्म वर्ण आएंगे, शल वर्ण। पांचवें वर्ण बताने के लिए प्रत्यार कौन सा काम आता है? यम। चौथा बताना है तो जश। तीसरा बताना है तो जश। पहला दूसरा बताना है तो कौन सा प्रत्यार? खय। ऊष्म बताना है तो शल। पूरी वर्णमाला बतानी है तो अल प्रत्यार। अल प्रत्यार में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। ठीक है। पाणिनि शिक्षा पद्धति के अनुसार स्वर कितने प्रकार के हैं? मैंने क्या पूछा? कितने प्रकार के? ठीक है। यूनिक 21-22 याद करके जाओ, और प्रश्न कुछ भी आए 21-22 पढ़ दो। सही है। प्रश्न पूछ रहा पापा का नाम क्या, ना बोल रहे इसके भैये, तो उत्तर मैच होगा क्या? नहीं होगा। स्वर होते कितने? तो 21-22। कितने प्रकार के होते? तो 3। कौन कौन से? ऋष्व, दीर्घ। ऋष्व कितने हैं? 5। कौन कौन से? अ, ई। दीर्घ कितने प्रकार के? कौन कौन से? हिंदी में जो संयुक्त स्वर होते हैं इसका क्रम क्या होता है? ए, आई, ओ, औ। संस्कृत में इसका क्रम क्या होता है? ए, ओ, आई, औ। अंतस वर्णों का क्रम भी हिंदी में क्या होता है? य, र, ल, व। संस्कृत में क्या होता है? य, व, र, ल। फिर वापस उदात कितने, सॉरी प्लुत स्वर कितने प्रकार, कितने हैं? कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई। ऋस्व वापस कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? उदात। उदात की क्या पहचान थी? जहां कोई चिन्ह नहीं आए वो क्या कहलाएगा? उदात। जहां नीचे आड़ी रेखा आ जाए वो अनुदात, और ऊपर खड़ी रेखा आ जाए वो स्वर। उदाता वापस कितने प्रकार का? 2। कौन कौन सा? अनुनासिक। अनुनासिक किसको कहेंगे? परिभाषा पूछ रहा हूं। अनुनासिक किसको कहते हैं? जो वर्ण मुख और नासिका दोनों के द्वारा उच्चारित होंगे वे सब क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। और जिसका उच्चारण केवल मुख से ही होगा वो क्या कहलाएगा? अनुनासिक कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद अ पढ़ा था। अ कितने प्रकार का है? अ कितने प्रकार का है? अ 18 प्रकार का। ई 18, उ 18, री और ली 30, और री के 30 भेद नहीं होंगे तो 18, और ली के 30 नहीं होंगे तो 12। फिर ए, ओ, आई, औ ये 4 कितने प्रकार के होंगे? 12। फिर पढ़ा था कि किसी भी स्वर के साथ में क्या लगा दे अपन? त। तो जो जैसा है वैसा रहेगा, कभी आपस में जुड़ेगा नहीं। अ के साथ में त लगाएंगे तो अ के कितने प्रकार हुए? 6। सभी वर्णों के त लगाने पर कितने भेद होंगे? 6। 2 वर्णों के 6 नहीं होंगे। कौन कौन से? री और ली। रित और लित पूछेगा तो कितने भेद होंगे? 12।
इसके अलावा क्या पढ़ा था और? हाँ, वर्गीय हल पढ़े थे। हाँ, व्यंजन कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? वर्गीय और अवर्गीय। वर्गीय वर्ण कितने? इनको और किस नाम से जाना जाता है? उदित। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उ वर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। फिर अवर्गीय वर्ण वापस कितने प्रकार के? दो। कौन कौन से? यण और शल। यण के क्या कहा जाता है? अंतस। अंतस वर्णों का क्रम क्या होता है? य व र ल। शल वर्णों का क्या कहा जाता है? ऊष्म। ऊष्म वर्णों का क्रम क्या होता है? श श स ह। और क्या पढ़ा था? तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन कितने हैं? 33। और माहेश्वर के अनुसार भी व्यंजन कितने? 33। माहेश्वर के अनुसार स्वर कितने थे? 9। और पाणिनि के अनुसार कितने स्वर है? 21 या 22। ठीक है, नंबर 3 पे लिखो। पाणिनि शिक्षा में अपन स्वर पढ़े थे, अ से लेकर के औ तक पढ़े थे। दो स्वर नहीं पढ़े थे, अम और अह। अम को क्या कहेंगे? अनुस्वार। और अह को क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। दो और होंगे, 3 नंबर, 4 नंबर। एक होगा जीवामूलीय। और एक होगा उपधमानीय। जीवामूल्य में जो अक्षर होंगे वो दो होंगे। एक होगा क और एक होगा ख। उपधमानीय में दो अक्षर होंगे। एक होगा प और एक होगा फ। लिखो। हिंदी की वर्णमाला में अयोगवा कितने हैं? दो है। कौन कौन से? आम और। इनको अयोगवा क्यों कहा जाता है? अयोगवा होते कितने? दो। हिंदी में संस्कृत में कितने होंगे? इनको अयोगवा क्यों कहते हैं? किसी भी शब्द का जब नामकरण होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण के कभी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। अपन सब यहाँ पे क्या लेने आए? कारण है। कैसे आगे घर पे बैठे थे जो बिना कार्य के कभी भी कारण की उत्पत्ति नहीं होती। कार्य क्या है? सफलता प्राप्त करना। तो जाकर के अपन ने कोई न कोई मार्ग चुना है। कोई किताबें पढ़ते, कोई कोचिंग करते, कोई नोट्स पढ़ते, वीडियो पढ़ते, पेपर पढ़ते नहीं पढ़ते? अलग अलग कारण है। इसका नामकरण जब अयोगवा किया तो उसका क्या कारण था? इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है? क्या शब्द है? अयोग। एक शब्द होती है उपस्थिति, ठीक है, और मैं शब्द बोलूं अनुपस्थित,
अनुपस्थित का मतलब जो उपस्थित नहीं है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। अयोग का मतलब नहीं जोड़ना। अर्थ हो रहा है कहां नहीं जोड़ना? ऐसे शब्द, सॉरी ऐसे वर्ण जिनका योग न तो स्वर में होता हो और न व्यंजन में होता हो, उनको क्या कहा जाता है? अयोगवान। लिख रखा, शब्द में लिख रखा है कि जिसका योग न स्वर में हो। अनुस्वार विसर्ग का प्रयोग कहीं पे भी स्वर में हुआ क्या? नहीं। तो अनुस्वार विसर्ग का प्रयोग कहीं व्यंजन में हुआ क्या? नहीं। इसका मतलब दोनों का योग कहीं पर भी नहीं। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ण जिसका योग न स्वर में होता हो न व्यंजन में होता हो, उनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी में अयोगवाह की संख्या कितनी होती? 2। संस्कृत में अयोगवाह की संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन सी होती बोलो? अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपपदमान्य। अब यहां पे कुछ लिखा है, ये निशान लिखा है, इस निशान को कहेंगे अर्ध विसर्ग। क्या कहेंगे? अर्ध विसर्ग। अभी आप सब लोगों ने लिखा, लिखा नहीं लिखा? और पूछा किसी ने नहीं था कि ये क्या है? क्योंकि अपन क्या लेने के लिए आए? खाली लिखने के लिए। जो भी जैसा पढ़ा है लिखो, और जब छुट्टी हो जाए चले जाओ। अपना उद्देश्य क्या? अपने दिमाग में क्या है? खाली लिखना है और बाकी मेरे कोई काम नहीं करने। क्योंकि पैसे किसके जमा कराए? लिखने के। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? क्या बन रहे? अपन शिक्षक बन रहे हैं। कल अपने सामने समस्या आएगी नहीं आएगी? क्या समस्या आएगी? बच्चे पूछेंगे। ठीक है। एक ऐसा दौर था जो अपन ने नहीं पूछा, वो चला गया। एक ऐसा दौर है जिसमें प्रत्येक बच्चा अपनी जिज्ञासा के कारण पूछता है। पूछता नहीं पूछता है? बच्चे ने पूछा ना, अपन ने बोल दिया बैठ नीचे। उस पूरी जीवन काल में बच्चा कभी कुछ नहीं पूछेगा आपको। सही है? क्यों? कि बच्चों को डांट पड़ी। और वर्तमान की शिक्षा नीति क्या कहती है? कि शिक्षा जो है वो शिक्षक केंद्रित नहीं है। शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित है। शिक्षा बाल केंद्रित बनाई। इसका मतलब शिक्षा ने क्या कहा कि बालक की यदि रुचि पढ़ने की है तो पढ़ाओ, और बालक की रुचि यदि नहीं पढ़ने की उसको मत पढ़ाओ। बाल केंद्रित शिक्षा क्या कहती है? यही तो कहती है बच्चों की इच्छा यदि खेलने की हो रही, बाल को खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। बालने की बाकी क्या करोगे? बाल केंद्रित क्यों बनाया? क्या कहा? प्रत्येक क्लास के बच्चों के बैग का वजन निर्भर कर दिया, निश्चित कर दिया, निर्धारित करा कि पहली क्लास का बच्चा होगा इतने ग्राम का बैग ही लाएगा। अपन जो पढ़ते थे या फिर वर्तमान की प्राइवेट जो शिक्षा होती है ना, उसमें देखो नर्सरी क्लास का बालक का वजन ही 5 किलो, बैग 7 किलो का लेके जाता है। पता कितनी किताबें उठा के ले जाता है? इसलिए अपने धीरे 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 हाइट बढ़ना क्या होगी? कम होगी। प्राचीन समय के लोग देखो, हाँ प्राचीन समय के लोग देखो कितने लंबे। अपनी हाइट क्यों रही? क्योंकि अपन क्या लेके घूम रहे शुरू से? लेके घूम रहे वो अपना सारा ज्ञान उस किताबों का उसमें रह गया बैग में। क्योंकि अपनी शिक्षा कैसी थी? शिक्षक केंद्रित थी। वर्तमान की शिक्षा कैसी है? बाल केंद्रित। मोंटेसरी हुई थी, मौर्य मोंटेसरी। खेल विधि थी। क्या कहा उन्होंने कि बालक को स्वतंत्र छोड़ो, और बालक किसके माध्यम से सीखे? खेल खेल के माध्यम से सीखे। ठीक है। तो ये विद्या देने के पीछे जितने भी व्यक्ति हुए उनका कुछ न कुछ मकसद तो रहा होगा, उद्देश्य तो रहा होगा, तो जाकर के शिक्षा दी। अपन केवल और केवल कोचिंग आते हैं, जो व्यक्ति बोल रहा वैसा लिखो और चले जाओ। अपने मन की जो जिज्ञासा उसको कहाँ निकालोगे? इसका मतलब यही है कि भाई आप जिज्ञासा विहीन हो, है ही नहीं जिज्ञासा कोई। मैंने लिखा, मैं चाह रहा था कि आप में से कोई पूछे, पर किसी व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया पूछने का। आपने क्या सोचा? जैसा बोला है लिखा है आपने तो लिखो। होता ना था। आजकल क्या है, अपन जब कोई भी टीवी चैनल देखते हैं तो किसी भी टीवी चैनल के ऊपर देखो कोई न कोई महाराज शिक्षा देते हुए मिलता थे। मिलता नहीं मुझे? ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इतने बजे उठो, जागो, करो, कथाएं प्रवचन चलते ही रहते किसी किसी चैनल पे। होते ना थे?
महाराज की क्या होती है, आदत पड़ जाती है किसी न किसी व्यक्ति को शिक्षा देने की। ठीक है, तो वर्तमान के शिक्षक बच्चे जो है बहुत अग्रसर हो चुके हैं। एक बार एक महाराज की आदत थी, मैं प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को पकड़ करके शिक्षा दूं। एक दिन महाराज सुबह से निकले, उन व्यक्ति को कुछ मिले ही नहीं और महाराज ने क्या कर रखा था, हाथ में एक दीपक ले रखा था और जलता हुआ दीपक था। महाराज ने जलता हुआ दीपक क्यों लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इस दीपक को लेकर किसी व्यक्ति के पास जाऊं और इस दीपक के बारे में पूछूं, और यदि सामने वाले को उत्तर नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसको प्रवचन देने लग जाऊंगा, उसको शिक्षा देने लगूंगा। महाराज दीपक लेके चल रहे, कई दूर तक चले, उसको कोई नहीं मिला। फिर एक ऐसी जगह आई जिसको जहां पे छोटा सा बालक मिला उनको। अब बालक को दीपक के बारे में क्या पता, तो महाराज ने बालक से पूछा, बालक क्या आपको पता है इस दीपक में ये ज्योति जो जल रही है, ज्योति कहां से आई। महाराज ने क्या पूछा कि दीपक में जो ज्योति जल रही है ऊपर, ये कहां से आई। ये तो अपन भी नहीं बता सकते, बता सकते क्या, क्योंकि बहुत बड़ा साहित्य विज्ञान है। तो महाराज ने पूछा कि मैं इसको पूछूंगा, महाराज बालक को उत्तर नहीं आएगा और मैं क्या करूंगा, प्रवचन दूंगा। सीधा पूछा, बालक बताओ इस दीपक में जो ज्योत जल रही है कहां से आई। और बालक आजकल का था आधुनिक, बालक ने मारी दीपक के फूंक और बोला, महाराज ये बताओ ये ज्योति कहां गई तो ऐसे बालक वर्तमान में अपने को मिलेंगे। ये जो निशान लगा रखा है, ये किसका निशान है, अर्ध विसर्ग। अब इसका प्रयोग, मैं एक वाक्य लिखूं, बालकः क्रीडति एक वाक्य लिखूं, बालक क्रीडति। दोनों में से सही वाक्य कौन सा है, ऊपर वाला सही है, नीचे लिख दूं उसको तो नीचे वाला सही है। हा? अपने को ऐसा लगता है कि भैया विसर्ग हुआ इसलिए सही, नहीं हुआ इसलिए गलत। तो ध्यान रखना, ऐसी 4 जगह मिलेगी, एक क मिलेगा, एक ख मिलेगा, एक प मिलेगा, एक फ मिलेगा। ये किसके अक्षर है, धातुओं के। किसके अक्षर है, मतलब कि धातु का मतलब क्रिया। ऐसी धातुएं जिसका प्रारंभ क वर्ण से होता है, जैसे क्रीडति। ऐसी धातु जिसका प्रयोग ख से होता, खनति मतलब खोदना। ऐसी धातु जिसका प से मतलब पीबती यानी पीना। ऐसी धातु जो फ यानी फलती यानी फलना। ऐसी कोई धातुएं जिसका प्रारंभ क ख प फ से हो और उनके आगे कोई कर्ता हो, तो कर्ता के साथ विसर्ग का प्रयोग हो तो भी वाक्य सही, और विसर्ग की जगह यदि अर्ध विसर्ग का प्रयोग कर दो तो भी वाक्य क्या कहलाएगा, सही कहलाएगा। मतलब विसर्ग की जगह यदि अर्ध विसर्ग का भी प्रयोग कर दिया जाए तब भी व्याकरण की दृष्टि से वह वाक्य क्या माना जाता है, सही माना जाता है। ये इसका विधान है। ठीक है, अपने को ध्यान रखना कि अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, अनुस्वार, विसर्ग, जीवा मूल्य और उपद। जीवा मूल्य में कौन से वर्ण आएंगे, क ख। उपद मान्य में कौन से वर्ण आएंगे, प। बस ध्यान रखना, उपद में पहले से प आ रहा है, प से मिला तो पीछे क ख बचेंगे, वो क्या कहलाएंगे, जीवा मूल्य कहलाएंगे। ठीक है, 4 नंबर करके लिखो, यम वर्ण। यम वर्ण भी कितने होंगे, 4। पहला है
हाँ, च ख ख न तू। इसमें क का 2 बार है, इसमें ख क, इसमें ग ग, इसमें ग ग 2 बार। लिखिए। अब देखो इधर, अयोगवाह की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? ये उदाहरण है, ठीक है। यहां लिखो, यदि क वर्ग के, यदि क वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, क वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो और उसके पश्चात कोई अनुनासिक अथवा पंचम वर्ण हो तो जिस वर्ण की आवृत्ति हुई हो वह वर्ण यम वर्ण कहलाता है। लिखे, बोलो। यदि क वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्णों की क्या हुई हो? आवृत्ति का मतलब 2 बार आया हो, ठीक है। उसके जस्ट बाद में किसी भी वर्ग का पंचम मतलब अनुनासिक वर्ण हो, तो जो वर्ण आवृत्ति यानी आवृत्ति हुई है वह वर्ण क्या कहलाएगा? यम। अब देखो क्या लिखा था कि क वर्ग का 1 से लगाकर 4 तक कोई भी वर्ण हो और वो कितनी बार आया हो? 2 बार। और उसके जस्ट बाद में किसी भी वर्ग का कौन सा अक्षर आया हो? 5वां। तो जिस वर्ण की आवृत्ति हुई है वह आवृत्ति वाला वर्ण क्या कहलाता है? यम। अब अपन यहां देखेंगे कि क वर्ग का कौन सा अक्षर है? पहला। ये भी क वर्ग का कौन सा अक्षर है? पहला। ये क कितनी बार आए? 2 बार। इसके जस्ट बाद में कौन सा अक्षर आ रहा? न। न कौन सा अक्षर होता है? 5वां होता है। नियम भी यही था कि क वर्ग का पहला हो, दूसरा, तीसरा या चौथा कोई वर्ण हो, कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। और उसके जस्ट बाद में किसी भी वर्ग का 5वां आना चाहिए। यहाँ क वर्ग का पहला अक्षर है, उसके जस्ट बाद में कौन सा अक्षर आ गया? 5वां। तो जिस वर्ण की आवृत्ति हुई हो, यहाँ पे कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? ये क वर्ण सेकंड बार आया, ये अपने लिए क्या बन जाएगा? यम बन जाएगा। इसके नीचे अंडरलाइन कर दो, ठीक है। ये ख का दूसरी बार आया, सेकंड वाला यम। ये ग सेकंड वाला गम और ये सेकंड वाला यम, ठीक है। सेकंड बार जिसकी आवृत्ति हुई है उसके नीचे अलग पेन से अंडरलाइन कर दो, वह वर्ण अपने लिए क्या कहलाएगा? यम कहलाएगा। और यम वर्णों की संख्या पूछेगा और कितनी बताएंगे? 4 बताएंगे। ये यम वर्ण बताने के लिए उदाहरण है, ठीक है। नंबर 5 करके लिखो, संघर्षी
दुहु स्पृष्ट अथवा लुंठित ध्वनि, संघर्षी ऑब्लिक दुहु स्पृष्ट ऑब्लिक लुंठित ध्वनि, और एक अनंत की तरह ध्वनि होती है जिसको ड बोलते हैं, वह क्या कहलाती है? संघर्षी। संघर्षी अथवा लुंठित इसलिए कहा जाता है, दुस्पृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्ण का उच्चारण बहुत ही क्लिष्टता के साथ, कठिनता के साथ किया जाता है। तो संघर्षी अथवा लुंठित ध्वनियां कितनी हो गई? एक। ठीक है, लिखे? लिखना है। अब देखो, नंबर 1 पे अपन ने क्या पढ़े थे? स्वर पढ़े। नंबर 2 पे क्या पढ़े थे? व्यंजन। नंबर 3 पे क्या पढ़ा था? अयोगवा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, जो न स्वर है और न व्यंजन है वो क्या कहलाएगा? अयोग। आज कितने बोलो? 21 यहां 22। हल कितने? 33। अयोगवा कितने? यम कितने? संघर्षी कितनी? एक। जोड़ो। 22 और 33 कितने होंगे? 55। आ रहा है? 5 5 दो। 55 और 59। 59 और 4 63 और 1 64। तो 33 में अपन ने 22 जोड़ा, इसलिए जोड़ा 64। एक कम कर देंगे, जोड़ा कितना हो जाएगा? 63। तो पाणिनीय शिक्षा पद्धति के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 63 या 64 होती है। ठीक है, ये लिख दो। ये 2015 की जो रिट हुई थी उसमें एसएस में और साइंस वालों के सेकंड लेवल में प्रश्न आया था कि पाणिनीय शिक्षा पद्धति अनुसारेण संस्कृत भाषायाम वर्णा भवंती। उत्तर क्या होगा? 63 या 64। न तो अपना उत्तर 63 होगा और न अपना उत्तर 64 होगा, दोनों साथ में आएंगे। लिखे? अब देखो, कल अपन स्वर में संज्ञा पढ़ी थी, उदात पढ़ी थी। एक संज्ञा पढ़ी थी अनुदात, एक संज्ञा पढ़ी थी स्वरित, और एक संज्ञा पढ़ी थी अनुनासिक।
उदात्त संज्ञा का सूत्र होता है ऊंचाई रुदातः। अनुदात का सूत्र होता है नीचैरनुदातः। स्वरित का होता है समाहारः, मतलब दोनों का मिश्रण, समाहारः स्वरित। अनुनासिक का होता है मुख नासिका वचनो अनु नासिकः। प्रश्न सीधा पूछेगा, लिखो मत। प्रश्न सीधा पूछेगा कि उदात्त संज्ञक सूत्र या उदात्त संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते। तो जो भी संस्कृत में और भी संज्ञा पढ़ूंगा बाद में, जितनी भी संज्ञाएं होती है, संज्ञा की विशेषता है कि उस सूत्र में उस संज्ञा का नाम जरूर आता है। यहां पे नाम आ रहा उदात्त, यहां पे नाम आ रहा उदात्त आ रहा है। संज्ञा है अनुदात्त या अनुदात्त, ये स्वरित, ये स्वरित, ये अनुनासिक, ये अनुनासिक। ऐसी कोई संज्ञा नहीं होगी जिसमें उसका नाम नहीं आए। ठीक है, एक संज्ञा होगी प्रत्याहार की जिसमें प्रत्याहार का नाम नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब एक याद रखनी है। बाकी प्रश्न पूछेगा अनुदात संज्ञा विधायक सूत्र, तो नीचे ऋणदात प्रश्न आ जाएगा, नीचे ऋणदात से कौन सी संज्ञा होती है, उत्तर ये संज्ञा होती है। जो जो संज्ञा होगी उसका उत्तर वही है। ठीक है, यहां प्रश्न आ गया कि दे दिया कि अ, बताओ अ कौन से संज्ञा का उदाहरण है। अ के कोई चिन्ह नहीं लग रहा, इसका मतलब कौन सी संज्ञा का उदाहरण हो गया, अनुदात। अ के नीचे यदि मैं यहाँ पे अक्षर लिखूं ई और ई के नीचे अंडरलाइन कर दूं, फिर पूछ लू ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, अनुदात का। मैं पूछ लू ऊ और ऊ के ऊपर खड़ी रेखा कर दूं, फिर पूछू कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, स्वरित। मैं लिख दूं यहाँ पे अ और अ के ऊपर बिंदी लगा दूं, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा नहीं कि अपने पढ़ते हुए से प्रश्न किसी भी प्रकार का अगर अपने को पूरा ज्ञान है, कभी भी उत्तर गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, कल अपने पढ़ा था उदात्त संज्ञा, सीधा दिमाग में क्या आएगा कि जहां किसी वर्ण के साथ किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा वो तो क्या कहलाएगा, उदात्त। चिन्ह होगा तो क्या कहलाएगा, नीचे होगा तो अनुदात, ऊपर खड़ी रेखा होगी तो क्या कहलाएगा, स्वरित, और ऊपर बिंदी आ जाएगी तो क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। ठीक है, अब पहली संज्ञा लिखो उदात्त संज्ञा और पहली संज्ञा का सूत्र लिखो। पहले लिख दिए सारे, मैं लिख रहा हूं तो तुम भी लिख रहे हो, अब मैं बोल रहा हूं तुम भी बोलो। कल क्या बोला था, जब मैं बोलूं लिखो तो लिखो। अब इसमें लिखना जो कहां लिखो बताओ। एक संज्ञा का एक पेज लिखना है। उदात्त संज्ञा लिखी, क्या सूत्र लिखा, ऊंचे रुदात लिखो। इसमें मुख के, आपने लिख दिया, पहले एक संज्ञा लिखने के लिए बोला, खाली एक। उदात्त संज्ञा का सूत्र ऊंचे रुदात, इसमें लिखो मुख के तालु आदि, लू छोटा लिखना, मुख के तालु आदि ऊपरी भागों से, मुख के तालु आदि ऊपरी भागों से जिन वर्णों का उच्चारण, मुख के तालु आदि ऊपरी भागों से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे सभी वर्ण, वे सभी वर्ण उदात्त संज्ञक कहलाते हैं। वे सभी वर्ण
उदात्त संज्ञक कहलाते हैं। बोलो क्या लिखा? जिन वर्णों का उच्चारण मुख के तालु आदि ऊपरी भागों से किया जाता हो वे सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? उदात्त। मतलब बोलते समय जिन वर्णों की आवाज क्या होती, उठती है, ऊपरी खींची जाती है, वे सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? उदात्त। अगला पैराग्राफ लिखो। अरे आगे लिख दिया। और लिखो ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद से लिखो मैडम, वेदों का नाम गलत मत लिखो, दुनिया की पहली किताब है और भारत की पूरी भारतीय संस्कृति इसमें निहित है। ऋग्वेद के अनुसार उदात्त संज्ञक वर्णों पर, ऋग्वेद के अनुसार उदात्त संज्ञक वर्णों पर किसी भी प्रकार के, किसी भी प्रकार के चिन्ह, चिन्ह कैसे लिखेंगे? कौन आएगा? ची छोटी, हलन और न, किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, उदाहरण लिख दो जैसे करके, अ लिख दो आगे बिना निशान वाला। ठीक है, तो जिस वर्ण के साथ कोई भी चिन्ह नहीं आए वह वर्ण क्या कहलाएगा? उदात्त। और उदास कितने किसको है? जिन वर्णों का उच्चारण मुख के तालु आदि ऊपरी भाग होंगे उनके द्वारा जो उच्चारण होंगे वे सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? उदात्त कहलाएंगे। अब लिखो नंबर 2, अनुदात का सूत्र निचय रनुदात। क्या सूत्र लिखा? संज्ञा कौन सी है? अनुदान। सूत्र क्या है? नीचे लिखो, मुख के तालु आदि, मुख के तालु आदि नीचे के भागों से, मुख के तालु आदि नीचे के भागों से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे सभी वर्ण अनुदात्त संज्ञक कहलाते हैं। ऊपरी भागों से करेंगे तो क्या हो जाएगा? उदात्त। थोड़ा नीचे के भागों से उच्चारण करेंगे, आवाज धीरे आएगी तो क्या कहलाएगा? अनुदात। फिर लिखो, ऋग्वेद के अनुसार अनुदात संज्ञक वर्णों पर, ऋग्वेद के अनुसार अनुदात संज्ञक वर्णों पर किसी भी प्रकार के, अनुदात संज्ञक वर्णों पर वर्ण के नीचे, वर्णों पर वर्ण के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। वर्णों के नीचे आड़ी रेखा का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, लिख दो उदाहरण एक। ई, ई के नीचे अंडरलाइन कर दो। आगे लिखो स्वरित संज्ञा। स्वरित संज्ञा सूत्र क्या है? समाहारः स्वरितः। लिखो उदात्त एवं अनुदात्त, उदात्त एवं अनुदात्त संज्ञा का मिश्रित रूप स्वरित कहलाता है। उदात्त एवं अनुदात्त का जो मिश्रित होगा वो क्या कहलाएगा? स्वरित कहलाएगा। फिर लिखो ऋग्वेद के अनुसार स्वरित संज्ञक वर्णों पर खड़ी रेखा, स्वरित संज्ञक वर्णों पर खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। स्वरित संज्ञक वर्णों पर कौन सी रेखा? खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लिख दो। अ और अ के ऊपर खड़ी रेखा कर दो, या ऊ लिखो, ऊ के ऊपर खड़ी रेखा कर दो। चौथी संज्ञा लिखो अनुनासिक। सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनो अनुनासिक। लिखो, इस अवग्रह के ऊपर लाइन मत खींचना, ठीक है? लिखो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण मुख और जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा किया जाता है तो वे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा किया जाएगा वे वर्ण क्या कहलाएंगे? अनुनासिक। जैसे करके लिख दो, आ के ऊपर बिंदी लगा दो। ठीक है, एक डायरेक्ट शब्द लिखो अननुनासिक। अनुनासिक अथवा निरनुनासिक। अननुनासिक अथवा निरनुनासिक। लिखो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण केवल
मुख से किया जाता है वे सभी वर्ण निरनुनासिक अथवा अननुनासिक कहलाते हैं। जिसमें मुख और नासिका दोनों की सहायता लेंगे वो तो अनुनासिक, और जिसमें केवल मुख की सहायता लेंगे वो क्या कहलाएगा? अननुनासिक अथवा निरनुनासिक। उदाहरण लिख दो, जैसे सिंपल बिना किसी निशान का। नहीं, अनुनासिक का सूत्र नहीं होता। ठीक है, अब अपने एक टॉपिक लिखो। कोई पहचान नहीं, सेम। इसका उदाहरण नहीं आता परीक्षा में। ये तो अपने लिखा है, किसको कहेंगे? अगला है अपना टॉपिक लिखो, प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब प्रयास। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में भी क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण पढ़ रहे हैं। अपन ने प्रयत्न क्या बात करी और उसका नाम क्या बताया? प्रयास। किसका प्रयास कर रहे हैं? बोलने का, उच्चारण करने का कर रहे हैं। उच्चारण कहां से होता है? मुख से। किसका उच्चारण कर रहे हैं? वर्ण की उत्पत्ति कहां से होती है? बोलो। बोलो बोलो। ध्वनि। ध्वनि क्या है? माध्यम है। मैं पूछ रहा हूं कि वर्णों की उत्पत्ति कहां से होती है? हाँ? जोर से बोलो, जो भी बोल रहे हो। उच्चारण स्थान से। तो फिर वर्णों की उत्पत्ति उच्चारण स्थान से, तो प्रयत्न क्यों पढ़ते हैं? अब आज आए, बता दो थोड़ा सा। हाँ? आज मत बताओ, बाकी कल आओगे ही नहीं। कल आओगे? कहां से होती उत्पत्ति? हाँ? कंठ। कंठ में क्या मशीन? हाँ? अपनी भाषा कैसी है? अस्पष्ट है कि नहीं? बोलना भी चाह रहे हैं पर बोल भी नहीं पा रहे। हाँ? क्या कह रहे हो? जो आ रहा जो बोलो, मन में मत रखो कुछ भी। कम से कम मुंह से बोले तो सही। ये तो मैं आगे से इतना पूछता हूं इसलिए होता है। ठीक है? क्यों पूछता हूं? क्योंकि ये चीजें आना अपने लिए बहुत जरूरी है। सही है? हाँ? क्या नहीं जरूरी है? ये छोटी छोटी बातें लेकिन अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
क्यों जरूरी है? क्योंकि अपन क्या बनने वाले हैं? विश्वास है कि नहीं आप लोगों को कि बनेंगे? तो इतना धीरे क्यों? विश्वास हो तो बताऊं, बनोगे कि नहीं बनोगे? हाँ, चाहे धरती पे कोई भी घटना घट जाएंगे, अपन शिक्षक बन के ही रहेंगे। ऐसा सपना लिया कि नहीं लिया? हाँ, सपने की पूर्ति। दो शब्द होते हैं, एक होता लक्ष्य और एक होता उद्देश्य। दोनों में क्या अंतर है? अभी अपने दोनों ही डगमगा रहे हैं। हाँ? दो शब्द होते, लक्ष्य और उद्देश्य। क्या अंतर दोनों में? क्या दोनों एक है? ये क्या दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। दोनों में बहुत अच्छा क्या है? लक्ष्य के उद्देश्य। आप लोगों ने रीट का फॉर्म भरा, आप उद्देश्य की प्राप्ति चाहते हो या लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हो? नहीं, उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए लक्ष्य बनाए जाते हैं। किसकी प्राप्ति के लिए? मेरा उद्देश्य शिक्षक बनना, ये मेरा क्या है? उद्देश्य। ठीक है, तब मैंने लक्ष्य बनाया कि कोचिंग करूं, तब मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं किताबें लाऊं, तब मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं वीडियो देखूं, तब मैंने जो भी लक्ष्य बनाया वो मेरे क्या पॉइंट है। ठीक है, उन सारे पॉइंट के माध्यम से अंत में किसकी प्राप्ति होगी? गोल। उद्देश्य होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? उद्देश्य को गोल ही कहते हैं कि लक्ष्य को गोल कहते हैं? अभी अपने दोनों जो शब्द हैं वही डगमगा रहे हैं। तो किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं अपन? बोलो, उद्देश्य की। इसलिए अपन यहां पे क्या लेने के लिए आए? लक्ष्य की पूर्ति कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? शब्द अपने पास में उच्चारण कर रहे हैं। प्रत्येक मानव बोलता है, अपन भी बोलते हैं। उत्पत्ति कहां से होती है अपनी वर्णों की? है? किसे? अरे मैडम, कट्टे माहेश्वर सूत्र है। जो माहेश्वर सूत्र नहीं जानते उनकी उत्पत्ति होती नहीं। बोलो, थोड़े थोड़े सब बोलो, उत्तर हो जाएगा अपना। मुख से, कंठ से, तालू से, बाकी मुर्दा से। हाँ, वो तो उच्चारण करने की स्थान। मैं कहता हूं किताब क्या है तो कुछ और है। वो किताब मिलती कहाँ है? तो बुक स्टोर है। अभी आप क्या बोल रहे हो? बुक स्टोर के बारे में बोल रहे हो, अभी आप किताब के बारे में नहीं बोल रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ किताब क्या है, आप क्या बोल रहे हो? बुक स्टोर डेलीकेट मिलती है। दोनों में अंतर एक नहीं है? हाँ? बताओ, अगर आज आपको छोड़ दिया जाए कि आज आपको बता के उठना, तो बोलो। जीवा से। जीवा एक साधन है। हम सब आते किससे? गाड़ी से। गाड़ी अपना क्या है? साधन। मैं पूछ रहा हूं आप कौन हो? अपन नहीं बता रहे। वर्णों को उत्पन्न करने का काम कौन करती है? स्वर तंत्रिका करती। कौन करती है? स्वर जो तंत्रिका होती है, यह प्रत्येक मनुष्य के कान से लेकर, नाभि से लेकर के कंठ तक जुड़ी रहती है। कौन जुड़ी रहती है? स्वर सबके है। देख लेना घर जाके। यूनिक सर ने कुछ बोला, मेरे तो ही नहीं। हाँ? घर जाना और कोई भी एक अक्षर बोलना, ठीक है, और हाथ नाभि पे रखना। जब अपन शांत करे तो नाभि पे कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, जैसे ही उच्चारण करने की कोशिश की, सीधा जोर अपना कहां जाता? नाभि पे जाता है। देख लेना, अगर मेरी परिभाषा गलत हो तो कल बताना। ठीक है, क्योंकि प्रयोग कर सकते अपन। तो होती नाभि स्वर तंत्रिका, तो अपन नहीं करते। तो प्रत्येक मनुष्य के कहां से? नाभि से लेकर के कंठ तक क्या होती है?
जो किसका प्रयोग काम करती है? वर्णों को उत्पन्न करने का कार्य करती। किसका कार्य? अपन अवर्ण को बोलेंगे तो अपने लिए अलग प्रयास चाहिए, ई वर्ण को बोलेंगे तो अलग प्रयास चाहिए, री वर्ण को बोला तो अलग चाहिए, ख वर्ण को बोला तो अलग चाहिए, अलग अलग करना पड़ता है। तो क्या यहाँ पे सबके एक जैसी मेहनत है? एक जैसी नहीं है। तो प्रत्येक वर्ण को उत्पन्न करने से पहले भी प्रयास होता है, और वर्णों की उत्पत्ति जब हो जाए फिर इनको जब बोला जाता है तो किसकी सहायता ली जाती है? उच्चारण स्थानों की सहायता ली जाती है। भाई जब अपन उत्पन्न करेंगे तो उच्चारण स्थान होंगे। बस रवाना हुई तो बस स्टैंड पे आएगी, रवाना ही नहीं हुई तो अपन बैठे रहेंगे, बस में बैठ पाएंगे क्या? वो स्थिति। तो ये अपना क्या है? बस स्टॉप है, ठीक है। बस कहाँ है? प्रयत्न। ये जब वर्णों की उत्पन्न करेंगे तो जाकर अपन वर्णों को क्या कर पाएंगे? बोल पाएंगे। अब लिखो, परिभाषा लिखो। क्या लिखा था? प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण के लिए किया गया प्रयास प्रयत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? प्रयत्न। मतलब अपन किसी भी वर्ण को बोलने का जो प्रयास करेंगे वह क्या कहलाता है? प्रयत्न। अब लिखो, प्रयत्न के भेद। प्रयत्न के भेद बराबर 2। प्रयत्न कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। बीच में लिखो प्रयत्न और उसको 2 भागों में बांट दो। कौन कौन से होंगे? आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर का मतलब पता है? नहीं है। बाह्य का मतलब? बाह्य का मतलब क्या होता है? सीधा। बाह्य का मतलब क्या होता है? बाहर होता है। आभ्यंतर का मतलब क्या हो जाएगा? ये अपने तुक्का विधि है। कौन सी विधि है? और तुक्का विधि के जनक प्रत्येक मानव। सही है। अपने को आभ्यंतर के बारे में पता नहीं था तो अपन ने सीधा किसको पकड़ा? बाह्य को। और क्या अर्थ निकाला? बाहर। तो अपन ने सीधा तुक्का लगा दिया कि बाह्य का मतलब बाहर है, तो आभ्यंतर का मतलब अंदर हो जाएगा। लगा दिया तुक्का है? और ये तुक्का पूरी तरह से गलत है, पता नहीं है। अब मैं समझाता हूं, इसको समझो। आप लोगों ने इस बाह्य का मतलब क्या निकाला था? बाहर निकाला था। प्रयत्न का मतलब प्रयास लिखा था। लिखा था। परिभाषा लिखी थी कि वर्णों को क्या लिखा? बोलो। उच्चारण के लिए जो प्रयास करेंगे वह क्या कहलाएगा? प्रयत्न। उच्चारण कौन करता है? कोई भी व्यक्ति। अपन करते हैं उच्चारण?
तो लिखा था कि अपन जो प्रयास करते हैं वो दो प्रकार के, एक आभ्यंतर और दूसरे बाह्य। इसका मतलब पता नहीं था तो सीधा पता कर दिया, बाह्य का अर्थ क्या निकाल दिया। अब मुझे बताओ, आप लोग जब किसी शब्द का या किसी वर्ण का उच्चारण करते हो तो आपके अलावा बाहर कौन प्रयास करता है आपके बोलने के लिए? प्रोफेसर आपने बोली, अपन यहां पे बोल रहे हैं, कौन मेहनत कर रहा है नीचे व्यक्ति अपने? कोई कर रहा है? हा? इसका मतलब अपनी तुक्की पद्धति गलत। अर्थ निकाला बाह्य का मतलब बाहर, पूरी तरह क्या हो गया? गलत। अब जब बाह्य का मतलब बाहर गलत हो गया, आभ्यंतर मतलब कभी अंदर हो ही नहीं सकता। बाह्य का मतलब बाहर होता अगर तो अपने तुक्के सही निकलते। सही है कि नहीं? हा? मनोविज्ञान क्या कहती? मन का विज्ञान। और मनोविज्ञान को पहली बार मन का विज्ञान मानने वाले कौन थे? अरस्तु, डेकार्तेन, प्लेटो। इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक मनुष्य का मन जो चाहता है वही मनोविज्ञान है। सही है। फिर धीरे धीरे अलग अलग लोगों ने छोड़ दिया, किसी ने बोला चेतना का, किसी ने बोला आत्मा का। मन का विज्ञान तो किसने माना था? सिगमंड फ्राइड ने माना था। हाँ, पोम्पोनोजी ने। ठीक है। आत्मा का विज्ञान माना था अरस्तु, डेकार्ते और प्लेटो। तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग बातें स्वीकार करता है, जो जो मत आते गए, छोड़ते गए, चलते गए। अपन ने भी क्या स्वीकार कर लिया? एक बाहर एक अंदर। अपने को ये पता ही नहीं है कि भाई जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बाहर कौन प्रयास करेगा, कि कोई हेल्प करेगा बोलने में? नहीं करेगा। दूसरी बात, वर्णों इसका मतलब होता है वर्णों की उत्पत्ति से पहले। किससे पहले? भाई अपन जिस भी वर्ण को उत्पन्न करना चाह रहे हैं, उस वर्ण के उत्पन्न होने से पहले अपन शरीर में जो प्रयास करेंगे वो तो क्या कहलाएगा? और वर्ण की जब उत्पत्ति हो जाए तो वो प्रयास क्या कहलाएगा? बाह्य कहलाएगा। ठीक है। पहला लिखो, आभ्यंतर प्रयत्न। लिखो, वर्णों की उत्पत्ति से पूर्व, वर्णों की उत्पत्ति से पूर्व किया गया प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। वर्णों की उत्पत्ति से पहले जो प्रयास होगा वो क्या कहलाएगा? आभ्यंतर प्रयत्न। अब लिखो, आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद। आभ्यंतर प्रयत्न के भेद बराबर 5। प्रश्न आए, प्रयत्न कतिविधः, प्रयत्न कितने प्रकार के? प्रश्न पूछे कि आभ्यंतर प्रयत्न कतिविधः? 5, पंचविधः। ठीक है। पहला लिखो, पहला क्या है? पृष्ठ, जिसको क्या कहा जाएगा? स्पर्श। पृष्ठ का मतलब स्पर्श। स्पर्श किसको कहते हैं? छूने को। किसको छुएंगे अपन? वर्णों को।
कैसे छुएंगे? किसको छुएंगे बोलो? वर्ण को। कैसे? लिख करके? तो बोल करके? बोल करके कैसे छुएंगे? हाँ, जो उच्चारण स्थान को, हाँ सही बोल रहे हो। कौन स्पर्श करता है? हाँ? वर्ण। वर्ण दिखते? ध्वनि दिखती है? मुंह में क्या दिखता है अपने को? जीभ दिखती नहीं दिखती है? हाँ, वो क्या करती है? स्पर्श करती है। वर्ण स्पर्श करते हैं। वर्ण कैसे? मेरे को तो स्पर्श नहीं कर रहे अभी, मैं बोल रहा हूं आपको स्पर्श कर रहे हैं। हाँ? उच्चारण स्थान होते हैं, उनको कौन स्पर्श करती है? जीवा। जीवा के द्वारा मुख्य जो जो उच्चारण स्थान स्पर्श होंगे वे सभी वर्ण क्या कहलाएंगे? मतलब बोलते समय जीवा मुख्य किसी न किसी भाग से क्या होनी चाहिए? टकरानी चाहिए, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पृष्ट कहलाते हैं। सूत्र लिखो। कादयो मावसानाम क्या कहता है? क आदि वर्ण से लेकर म वर्ण के अवसान तक, क आदि वर्ण से लेकर म वर्ण तक, इसका मतलब कितने अक्षर आ जाएंगे? भी वर्ग आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? पहला अक्षर क, प का अंतिम अक्षर म, लिखो यहां पे पांचों वर्ग लिखो। याद है कि नहीं है? याद है? लिखो। लिखे? बोलो क्या लिखा? क लिखा वर्ग, क्या बोलेंगे? क ख ग ग ग। च बोलेंगे तो च छ ज ज य। ट बोलेंगे तो ट ठ ड ढ ण। त बोलेंगे तो त थ द ध न। प बोलेंगे तो प फ ब भ। कितने अक्षर हो गए? 25। इस पृष्ठ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 25 वर्ण कल पढ़े। इन 25 का दूसरा नाम क्या था? उदित वर्ण था। उदित वर्ण। इसमें लिखो, जिन वर्णों के उच्चारण के समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय जिह्वा, जिह्वा कैसे लिखोगे? जी छोटी, अ हलन और वाह। जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को, मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हैं, तो वे सभी वर्ण, तो वे सभी
वर्ण पृष्ठ अथवा स्पर्श कहलाते हैं। पृष्ठ अथवा स्पर्श कहलाते हैं। ठीक है, जो भी अक्षर बोलेंगे अगर अपनी जीवा मुंह के किसी न किसी भाग को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही पूरी तरह से, तो वो वर्ण क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे। तो क वर्ग जो होता है, क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। च वर्ग का तालु। ट वर्ग का मूर्धा। त वर्ग का दंत। और प वर्ग का ओष्ठ। ठीक है, इसका मतलब क्या, और जीवा जो होती इन सभी स्थानों को कहीं न कहीं से क्या कर रही है, स्पर्श करती, इसलिए क्या कहलाते हैं, स्पृष्ट। नंबर 2 लिखो। ईशत स्पृष्ट। सूत्र है यणो यणो अंतस्था। कौन से वर्ण, यण। यण वर्ण में, यण में आने वाले वर्णों को किस नाम से जाना जाता है, अंतस्थ वर्ण के। और अंतस्थ वर्णों का जो क्रम होता है वह क्या होगा, य व र ल। इधर शब्द लिख रखा ईशत। ईशत का मतलब होता है न्यून, थोड़ा या कम। न्यून, थोड़ा अथवा कम। स्पृष्ट का मतलब तो क्या लिखा था, स्पर्श। और यहां लिखा अपन ने ईशत स्पृष्ट। इसका मतलब क्या है, स्पृष्ट नाम आ रहा, मतलब स्पर्श तो करती है पर थोड़ा कम करती है। लिखे। नंबर 3 पे लिखो, विवृत। सूत्र इसका अचाहा। अच का मतलब स्वर। अचाहा स्वरा। जितने भी प्रकार के स्वर है, अ ए ओ री ली ए ओ आई औ। ठीक है, अ के साथ आ भी है, छोटी के साथ बड़ी भी है, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ भी है, री के साथ बड़ी री भी है। ठीक है, लिखो 4 नंबर करके। ईशत विवृत। सूत्र है शलोषमाण।
शल वर्ण को क्या कहा जाता है? ऊष्म। और ऊष्म वर्णों का क्रम क्या होगा? श, श, स। लिखवा ही नहीं, विपरीत में लिखो। एक लाइन लिख दो विपरीत में। विपरीत में लिखना है लाइन, किससे किसको है पहले याद नहीं दिलाया, कभी बोला करो, कुछ रह जाए तो लिखो। जिन वर्णों के उच्चारण के समय, वर्णों के विपरीत में लिखना है, वर्णों के उच्चारण के समय मुख पूरा खुला रहता है। वर्णों के उच्चारण के समय मुख पूरा खुला रहता है। देख लो बोल के। नहीं रह रहा है, बोलो। खुला है क्या? नहीं है। अगला लिखो ईशत। तो पहला क्या लिखा था? स्पृष्ट पूरा, फिर लिखा था ईशत थोड़ा कम, उसके लिए भी नहीं लिखा था, लिखा था थोड़ा कम स्पर्श करती है। विपरीत में मुख पूरा खुला रहेगा, ईशत में क्या हो जाएगा? थोड़ा कम लगेगा। लिखो इसमें, जिन वर्णों के उच्चारण के समय, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख थोड़ा कम खुला रहता है। जिन वर्णों, इसमें ईशत विपरीत में, जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख थोड़ा कम खुला रहता है, वे वर्ण ईशत विपरीत कहलाते हैं। हा? उसमें भी थोड़ा कम स्पर्श करती, इसमें कम खुला रहता मुख। पूरा जीवा स्पर्श करी स्पृष्ट, थोड़ा कम करेगी ईशत। मुख पूरा खुला रहेगा विपरीत, थोड़ा कम रहेगा तो ईशत विपरीत। पांचवा लिखो संवृत। या लिखो ऋष्व अ। ऋष्व अ, अवग्रह कहते हैं जिसको, और अवग्रह का निशान। क्या लिखा? 5। ऐसे बनाओ, ऐसे। नहीं बने तो ऐसे बना दो। शब्द लिखते हैं अपने कॉपी, लिखते हैं कैसे बोलते हैं इसको? हाँ बोलो वापस। को अपी। इसको बोलते समय कभी भी अ की आवाज नहीं आती है। जहां पे भी अवग्रह लगता है उसकी कभी आवाज नहीं आती है। कैसे बोलेंगे?
सीधा बोलो कोपी। क्या बोलेंगे? कोपी, सर्वेपी, अंत्येपी, सोपी। विसर्ग संधि पढ़ी थी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी? पढ़ी थी? ऐसे उदाहरण आए उग्र वाले અહીંયા कह धन अपी। विसर्ग संधि में आता ना कह धन अपी, कोपी, सह धन अपी, सोपी। आया कि नहीं आया? तो कैसे बोलेंगे इसको? बोलते समय इसका कभी उच्चारण नहीं किया, इसलिए इसको क्या लिखा अपन ने? ऋष्व अ लिखा। मतलब अ का तो उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। और अ का पूछे कि आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, तो बोलो विपरीत होता है। अभी पढ़ा ना, मेरे को मत देखो, कॉपी में देखो क्या लिखा। अभी क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण उनका प्रयत्न क्या है? स्पृष्ट। यवर का प्रयत्न क्या है? ईषद स्पृष्ट। सभी स्वरों का प्रयत्न क्या है? विपरीत। शल वर्णों का प्रयत्न क्या है? तो प्रश्न ऐसे आएंगे कि अ वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, उत्तर क्या दोगे? विपरीत। प्रश्न पूछेगा प वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, सॉरी आभ्यंतर प्रयत्न होता है स्पृष्ट। प्रश्न पूछेगा र वर्ण का ईषद विपरीत। प्रश्न पूछेगा ह वर्ण का ईषद विपरीत। अगर प्रश्न पूछे कि अवग्रह का आभ्यंतर प्रयत्न होता है तो समृद्ध। अब देखो अपन ने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे और पहली बार अपन ने पाणिनि का परिचय पढ़ा था। तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी का पहला सूत्र क्या लिखा, बोलो? लिखा था अष्टाध्यायी का पहला सूत्र, अष्टाध्यायी का 3978वां सूत्र। ऐसा लिखा। अ कितने होते हैं? अ कितने होते हैं? अ तो एक ही होता है। वर्णमाला में कितने अ होते हैं? प्रकार कितने होते हैं? 18। अ एक होने के बाद भी पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अ को कितनी बार लिखा? क्या कारण? तब मैंने बोला था क्या बोला था? क्या बोला था? मैंने पढ़ाया तुम ये नहीं बोला था, पूछूंगा वापस। कितनी बार लिखा गया? 2 बार। होता तो क्या है? 1। लिखा क्या? 2। अभी देखो अ का नाम एक विपरीत में आया कि नहीं आया? और अ का नाम एक क्या आया? अ की 2 प्रकार की दशा होती। कितनी प्रकार की? 2। एक दशा क्या होगी? विपरीत। एक दशा क्या होती? समृद्ध। इसीलिए पाणिनि के द्वारा भी अष्टाध्यायी में अंतिम सूत्र में अ को कितनी बार लिखा गया? 2 बार। एक अ किसकी बात करेगा? विपरीत की। एक अ किसकी बात करेगा? समृद्ध की बात करेगा। अब देखो यहां जो बात करेगा ये बताएगा प्रक्रिया। क्या बताएगा? यहां जो बात करेगा ये बताएगा प्रयोग। क्या करेगा? अब प्रयोग कैसे करा? मैं यहां पे केवल शब्द लिख रहा हूं कॉपी। क्या लिख रहा हूं? इस अ के साथ कोई क्रिया नहीं हो रही, इसका बोलने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। समझ आ रहा है? इसका प्रयोग क्या करे? केवल उच्चारण में, मतलब बोलने में इसका क्या हो रहा? प्रयोग। और कोई क्रिया नहीं हो रही। प्रक्रिया करनी है। मैं यदि शब्द लिखूं अ प्लस अ तो दोनों मिलके क्या बनेगा? इसका मतलब अ के साथ किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई प्रक्रिया हुई। तो प्रक्रिया जब होगी तो प्रयत्न क्या बन जाएगा? विपरीत। प्रयोग जब होगा तो प्रक्रिया क्या बन जाएगी? लिखो यहां पे। हाँ समृद्ध के आगे अलग से लिख तो समृद्ध हो गया, काम खत्म। लिखो यहाँ पे एक समृद्ध का उदाहरण लिखना। कॉपी लिख दिया, उदाहरण एक।
अलग से लिखो। प्रक्रिया दशा में, प्रक्रिया दशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न, प्रक्रिया दशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। जैसे करके लिखो अ प्लस अ बराबर आ। ठीक है, अ के साथ में अपन कोई क्रिया करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई परिवर्तन होगा। प्रक्रिया यदि हुई तो वो अ कैसा है, पूरा है। ठीक है, तो प्रक्रिया होगी, तो पूरा नहीं होगा तो उसके साथ में क्या होगा, केवल और केवल क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। अगला लिखो, प्रयोग दशा में, प्रयोग दशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न संवृत होता है। प्रयोग दशा में अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, संवृत। प्रक्रिया दशा में पूछेगा तो विवृत, प्रयोग दशा में पूछेगा तो, और किसी का भी नाम कुछ नहीं, सीधा पूछेगी अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, उत्तर क्या करोगे, विवृत करोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब नोट करके लिखो, लघु सिद्धांत कौमुदी, एक किताब पढ़ी थी, क्या नाम था, लघु सिद्धांत, किसने लिखी, हाँ, वरदराज ने लिखी। पिछला वाला मैटर सब याद हो गया आप लोगों को, हाँ, पक्का, सच में पढ़ते हो घर जाकर के, और कोई काम नहीं करते हो, हाँ, क्या काम तो परिवार वाले हैं तो करने पड़ेगा, अपरिवार वाले सब उदयपुर के हो, बाहर के हो, बाहर के हो, कहाँ के हो, डूंगरपुर, ये भी डूंगरपुर, या हॉस्टल, आप जी पढ़ने के लिए रह रहे हो, अपने तो कोई काम है नहीं, इसका मतलब कक्षा में सबसे ज्यादा नंबर आना चाहिए आपके, सही है, जब भी पूछो उत्तर आना चाहिए, क्योंकि अपने काम कोई नहीं, अपना अपरिवार वाले हैं, सही है। परिवार हो और उसके साथ समझौता करता है वो तो विजेता होता है। ठीक है, अपने को भी सम्राट बनना, इनके पीछे नहीं रहना है, क्योंकि अपना काम क्या, केवल पढ़ाई करना, सही है ना। अभी अपने दुनिया के सारे काम छोड़ने, अगर अपन फतेह सागर नहीं जाएंगे तो फतेह सागर का लोभ नहीं होगा, क्यों नहीं, अपन जाएंगे नहीं, सूख जाएगा, थोड़े दिन में सूख जाएगा तो भी 2 महीने पर वापस भरेगा, सही है। अभी अपन जाते हैं फतेह सागर, हो सकता है टेम्पो में बैठ के जाए, पैदल जाए, स्थिति अलग है। लेकिन माना कि नौकरी लग जाए, नौकरी लगने के बाद में फतेह सागर की पाल पे बैठेंगे तो कितना आनंद होगा, सही है ना। वो अपना एक अलग ही जीवन होगा, वो लहरें नहीं आ रही होगी तो भी लहरें दिखेगी सही है, वो एक अपने को अलग खुशियां देता है, क्यों, क्योंकि अपन सफल है, सही है। जिस दिन रिजल्ट आता है और रोल नंबर आता है तो उस दिन अपने शकल देखना कुछ और ही होती, जैसी कि पहले कभी नहीं थी, सही है, एक ना। हाँ, तो एक मोबाइल में फोटो खींच के रखना, अभी का फोटो शकल और उस दिन की शकल, बहुत अंतर होता है। अपन भी खुद को नहीं पहचान पाते कि ये मैं ही हूं, इतने अपने खुशियां मिलती, वो एक अलग ही सफलता होती व्यक्ति की। जब अपन बीएड का एंट्रेंस दिए थे, माना कि उसमें भी सिलेक्शन हुआ तो भी खुशी हुई थी, मेरा नाम आ गया, हुई थी नहीं। हाँ, पहले कभी पढ़ते थे, माना कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड लेवल, सॉरी फर्स्ट डिवीजन सेकंड ग्रेड भी आती तो भी खुशियां होती थी, क्योंकि इतने नहीं आने चाहिए, उतने भी नंबर आ गए, नहीं कहते ओहो मेरे तो सेकंड ग्रेड आने ही नहीं था, फिर क्या पता कैसे आ गया, हाँ? पता नहीं था।
ये चीजें कुछ और है। सफलता प्राप्त करने के लिए सफलता के पीछे पड़ो। साहित्य कहता है कि व्यक्ति को सफल होने के लिए पागल होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? वैसे पागल नहीं जो अपने को दिखते हैं। हाँ, पढ़ाई के प्रति क्या होना पड़ेगा? पागल। बस केवल पढ़ाई दिखे और इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं दिखे। व्यक्ति पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना भूल जाता है, तो लगता है हाँ ये पढ़ाई करा, दिमाग खाने में रहे हाँ, इसका मतलब पढ़े में दिमाग नहीं है। जैसे खाना खाएंगे तो नींद आएगी, गर्मी है। हाँ, इसलिए खाना एक टाइम खाओ अगर सेट हो सके तो। मैं 2010 में मैंने राजस्थान छोड़ा था, तब से लेकर के आज दिन तक मैं एक ही समय खाना खाता हूं। क्योंकि जब खाना खाते हैं तो बैठ नहीं पाते, ठीक है। और मेरे क्या किताब लिखने का काम है, तो मैं सुबह 7 बजे क्लास लेता हूँ, 7 से 8 बजे, 8 बजे बैठता हूँ और अभी आपके 2 बजे 1 घंटे आता हूँ। शाम को फिक्स से सुबह 7 बजे बैठूंगा किताब लिखने के लिए, 8 बजे, रात को 1 बजे चेयर छोड़ूंगा, ठीक है। 1:15 बजे सो जाऊंगा, 5 बजे उठूंगा, ठीक है। कितने घंटे खाली? फिक्स से मैं 4 से 5 घंटे के बीच सोता हूं, ठीक है। अभी क्या बुक का काम चल रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। बाकी जब पढ़ाता हूँ फिक्स से 12-13 घंटे क्लास, अभी क्लास छोड़ रही, पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए सर ने बोला सर मेरे एक बैच पढ़ा दो, तो आपके ये काम चालू हो गया। हाँ, बाकी मैंने सब कोचिंग छोड़, कहीं नहीं पढ़ा, तो सब छोड़ दिया अभी, क्योंकि टाइम नहीं किया। व्याकरण का बुक चल रही काम, अभी वो 400-500 पेज हो गए, थोड़ा काम बाकी रह रहा है, तो महीने भर में प्रकाशित हो जाएगी दिल्ली से, ठीक है। हाँ, किताबें सब दिल्ली से होती है, ISBN चलता है ना, ऑल इंडिया चलती किताबें, तो सब बाहर से प्रकाशित होती है। व्याकरण की बुक है जिसमें मतलब कि समस्त व्याकरण, जो कोई भी ग्रेड की तैयारी करो, कॉलेज पढ़ो, शिक्षक बनो, जो भी पढ़ो, व्याकरण कंप्लीट है। हाँ, वो दिव्य वाणी के नाम से या मंदाकिनी के नाम से आती। पहले 3rd ग्रेड की भी चलती थी, 2nd ग्रेड चलती थी। पिछली बार मैंने एक 2nd ग्रेड की बुक निकाली थी 2018 में, ठीक है। 150 में से 142 प्रश्न मिले थे 2nd ग्रेड में। प्रश्न कितने लिखे मैंने? 10,000, ठीक है। 142 प्रश्न उस किताब से मिले थे, 34 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था उस किताब से, ठीक है। और वो किताब केवल मैं जिस बैच में पढ़ा था उस बच्चों के लिए लिखी खाली, क्योंकि समय नहीं था। परीक्षा से 20 दिन पहले किताब प्रकाशित हुई थी और बच्चों को बोला था केवल ये कि 10,000 प्रश्न पढ़ लो और ये 34 जने सफल हो गए, ठीक है। पिछली बार जिस बच्चों को पढ़ाता था 38 बच्चे थे बैच में, 1st ग्रेड के, 17 जनों का सिलेक्शन हुआ था। 38 जनों में से 17 जनों को लेक्चरर बनाया था और ऑल इंडिया में एक रैंक आई थी, और सबकी रैंक 100 के अंदर ही, और 18वीं रैंक तक भी आई थी, ठीक है। तो ये है, पढ़ना आपको पड़ता है। बस मैं ये जिस व्यक्ति को हासिल कर लेता हूँ, बोल देता हूँ, अभी भी मैं केवल और केवल बैच पढ़ा रहा हूँ खाली 1st ग्रेड का, ठीक है। बाकी मैंने सारे बैच बंद कर रखे हैं। बच्चे का टाइम है सुबह 8 बजे से शाम की 7 बजे तक उसको रुकना है, और मैंने उसको 40 पॉइंट लिख के दे रखे। पहले दिन कोई आता है ना, सर मेरे को कोचिंग करनी है, तो मैं उसको 40 पॉइंट पकड़ा देता हूं कि तेरे में कोचिंग करने का सामर्थ्य हो तो 40 पॉइंट पढ़ ले, ठीक है। तो 40 पॉइंट पढ़ने के बाद में 10 बच्चों में से एक बच्चा मेरे पास आता है, और जो मेरे पास आता है उसको सफलता दिला देता हूं। क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए हर किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यदि तटस्थ नहीं हो, आप यदि सजग नहीं हो, आप यदि जागरूक ही नहीं हो, सफलता किसको दिलाओ? सही है ना। अपन भूमि में किसान होता है, खेती में बीज बोता है, और यदि इस भूमि की योग्यता बीज उत्पन्न करने की नहीं है तो बंजर भूमि में बीज उत्पन्न होंगे क्या? नहीं है। और यदि अपने कुछ भी बीज बोते हैं, भूमि की ताकत है, तो भूमि एक दिन वृक्ष उत्पन्न कर देती है, कर देती है। वो सामर्थ्य आपके अंदर होना चाहिए, आप कितने जागरूक हो। बाकी दुनिया की ताकत नहीं कि अपने को कोई असफल कर दे। और कम से कम 12 वर्षों में कम से कम 5,000 टीचर नौकरी कर रहे मेरे द्वारा पढ़ाए हुए। मैं जब पहली बार पढ़ाना प्रारंभ किया तो मैं MM में था प्रीवियस में, और मैंने 1st ग्रेड का बैच पढ़ाया था, ठीक है। और मैंने बीएड की, बीएड के फिर 21वें दिन मेरी नौकरी लगी थी 2nd ग्रेड में। बीएड का रिजल्ट आया, 21वें दिन मेरी नौकरी लगी थी। 2 महीने नौकरी की छोड़ दी। हाँ? ऐसी इच्छा थी, छोड़ दी। 21 साल उम्र थी मेरे, ने कहा क्या नौकरी करे अभी।
फिर 2015 में अगस्त में वापस लगी, जुलाई में फिर वापस छोड़ दी। अब मेरा टारगेट है फर्स्ट ग्रेड में और राजस्थान की पहली रैंक लाना। ठीक है, आप देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा संस्कृत में पहली रैंक मेरी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा है। 2018 में परीक्षा दी मैंने फर्स्ट ग्रेड, जीके का पेपर नहीं दिया मैंने, खाली सब्जेक्ट का पेपर दिया था। 120 में से 119 क्वेश्चन सही हुए, एक प्रश्न मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, 2018 में सेकंड ग्रेड दी थी, 300 में से 294 नंबर आए थे, पर जीके का पेपर नहीं दिया क्योंकि मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता था, पूरे दिन पढ़ाते ही रहते थे, तो जीके के पेपर कभी नहीं दिए। ठीक है, इस बार कोचिंग लाइन छोड़ दी, पढ़ना फर्स्ट पेपर, 150 में से 60 नंबर लाने, क्योंकि 40% कंपल्सरी है। ठीक है, बस 60 नंबर मेरे आएंगे, उधर पूरे में से पूरे आएंगे। उधर एक पहली बार एक गलत हुआ, इस बार एक भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने सोच रखा है, सामर्थ्य और ऐसा होके रहता है, अपन जैसा सोचते हैं वैसा होता है। अभी रीट में फर्स्ट लेवल में से मेरे 28 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 7 ऐसी लड़कियां जिसे संस्कृत में 30 में से 30 नंबर है। ठीक है, और टॉप जो लड़की आई उसके 138 नंबर है रीट में। ठीक है, आपके भी नंबर आएंगे पर आप जागोगे तो। ठीक है, और ये मेरी गारंटी, इस रजिस्टर से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा संस्कृत में। ठीक है, अभी मैं लाइव क्लास चालू करूंगा, कुछ 2-4 दिन का मेरा काम है, किताब का हो जाएगा। शाम के समय 10 बजे क्लास रहती है, प्रतिदिन आओ 10 बजे क्लास देखो, 1 घंटा। अभी पेपर बाकी रहे, पेपर सोल्व करूंगा, उसके बाद प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करूंगा, एक 2 घंटा रोज। अपना टॉपिक होते चल रहे, टॉपिक पढ़ लिया, रात को आओ 10 बजे क्लास देखो, 2 घंटा क्लास देखो, ऑब्जेक्टिव सोल्व किया, अपना काम हो गया। उस ऑब्जेक्टिव से बाहर आपके रिटन में प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरे कई वर्षों का अनुभव है। जिस ग्रेड के लिए जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में से उस टॉपिक से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। भाई पहले टॉपिक का वीडियो बना दिया, 50 में दे दिए, बस 50 ही प्रश्नों को उत्तर याद कर लो, आपके प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, इतना और किसी विषय में ऐसा नहीं हो सकता, संस्कृत में होगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास होगा ऐसा हो सकता है तो पढ़ना प्रारंभ कर दो, पढ़ना प्रारंभ कर दो। कॉपी का प्रत्येक पेज का प्रत्येक अक्षर याद होना चाहिए। ठीक है, तो सफलता निश्चित। अपने को दुनिया की ताकत नहीं, अपने को रोक दे। सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? अपने जैसे ही होते हैं, वही पढ़ते हैं जो अपन पढ़ते हैं। सही है, कई व्यक्तियों को सफलता मिल जाती है, कई व्यक्तियों को सफलता नहीं मिलती। नहीं मिलने के पीछे कारण क्या है? अपन ने केवल पढ़े की, अपन ने तरीके पता नहीं किए। 10 घंटे पढ़ने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, 1 घंटा पढ़ने से सफल हो जाता है, लेकिन चयनित चीजें पढ़ो। सही है, अभी अपने को 90 नंबर के लिए प्रयास करने, उतना पढ़ो कि 90 नंबर आ जाए। अपने को नहीं चाहिए 91 नंबर, और यदि गुण 90 भी आए तो अपनी सब पढ़े खत्म। सही है, तो पहली प्रायोरिटी अपनी क्या है? 90 अंक लाना। बस 90 के लिए उतनी मेहनत करो, नंबर तो ज्यादा आएंगे पर 90 तो आने ही चाहिए। उतनी मेहनत करनी है अपने को, क्योंकि घर वालों ने अपने से ज्यादा आशा लगा रखी। क्या लगा रखी? उदयपुर रहते हैं तो जरूर सफल होंगे, और माता पिता से ज्यादा आस पड़ोसी ने लगा रखी है, और आधे लोग चिंता में भी होंगे कि कहीं सफल नहीं हो जाए। इस दुनिया में दुखी कौन है? पड़ोसी। अगर पड़ोसी सुखी है तो पूरी दुनिया दुखी है। ये सुखी क्यों है? उसको देख देख के वो व्यक्ति पड़ोसी मर जाता बेचारा। तो अपन भी कोशिश करो पिछड़ोसी मरे, पर अपन सफल होंगे तो, बाकी वो तो और खुश होगा। मैंने कहा था पहले नहीं होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बाकी आपके डूंगरपुर बांसड़ा की किसी भी स्कूल में चले जाओ 3rd ग्रेड की, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जिसको मैंने नहीं पढ़ा रखा है। ठीक है, 2012 में जब पहली बार आर्टेड आई थी ना, आर्टेड 11 में, तब से पढ़ाना चालू किया था। किसी भी स्कूल में जाके पूछोगे मेरे से पढ़ा हुआ व्यक्ति मिल जाएगा, हाँ सर से पढ़ा हुआ। क्योंकि मैंने पिछले 12 वर्षों में कई स्कूलें देखी जिसमें मेरा हर विद्यार्थी पढ़ा रहा है। हो सकता है आप भी किसी न किसी स्कूल में लग जाओ। सही है ना? खुद के लिए करना, अपने को जो भी करना पड़े पढ़ो, बस पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उदयपुर में रह रहे हैं, समय कभी बार बार नहीं आता है, और एक बार में जब तैयारी होती है वो दूसरी बार में वैसे नहीं हो पाती। क्योंकि दूसरी बार जब भी तैयारी करने बैठते दिमाग में क्या रहता है? ये तो मैंने पहले भी पढ़ा था। सही है, जैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे ये मैंने पहले भी पढ़ा था, अब क्या पढ़े? बता, पहले पढ़ लिया तो पहली बार में जितनी जुनून होता है दुनिया का वो सारा लगा दो। दूसरी बार पढ़ रहे हो तो जितनी चीजें पहले पढ़ी, पहले नहीं पढ़ी और क्या कमियां रही, उस कमियों को दूर करो। कि भाई संस्कृत पहले पढ़ी, 30 में से 5 नंबर ही आए,
तो क्या कमियां थी? 10 ही आए तो 20 क्यों नहीं आए? क्या कमियां थी? क्या वो 20 प्रश्न मेरे कॉपी में नहीं थे क्या? हा? तो क्या कमियां रही अपने अंदर? कमियां पता करनी, अपने को कमियां कभी छिपानी नहीं है। सही है ना? अगर अपनी कमजोरियां अपन छिपाएंगे, साहित्य कहता है कि एक ऐसा दोस्त रखो जो अपनी कमियां निकालता हो। रहीमदास जी ने कहा था, निंदक नियरे राखी न आंगन कूटी छवाए। हाँ, अपने पास में एक ऐसा व्यक्ति रखो जो हमेशा निंदा करता हो। अपन क्या करते हैं? किसी ने निंदा की, उसके नंबर ब्लैक लिस्ट में, उस व्यक्ति से अपन कभी बोलते ही नहीं। हाँ, क्योंकि उसने अपनी क्या कर दी? निंदा करी। ऐसा साहित्य नहीं कहता। अगर वो अपनी कमियां बता रहा है और आप उसकी पालना करोगे तो कमियों में कमी आएगी, आएगी। और किसी व्यक्ति ने कमी बताई, उसको ही अगर साइड में कर दिया तो अपने कमियों में वृद्धि होगी, कभी भी कटौती नहीं होगी। सही है? और एक सफलतम शिक्षक होने के लिए अपने को कई ऐसी चीजें चाहिए जो रीट के पाठ्यक्रम में नहीं है। सही है? और ये बातें कहां से संभव हो सकती है? साहित्य से। मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूं इसलिए बोलता हूं, मैं आपको गणित पढ़ाता होता तो कोई साहित्य नहीं पढ़ाता। सही है? क्योंकि अपने लिए चीजें बहुत जरूरी है। आज अपन एक शिक्षक बनेंगे, दिमाग में इतना सा सपना लिया कि मुझे टीचर बनना, रिटायरमेंट होना, तो हो जाओगे। अगर आपने सपना लिया है कि मैं शिक्षक बन के सर्वोच्च शिक्षक का सम्मान प्राप्त करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो करोगे। शिक्षा में कोई छोटे मोटे उपलब्धियां थोड़ी है क्या? आप चाहो तो राष्ट्रपति पुरस्कार ले सकते हो शिक्षा में, पर आप में अंदर सामर्थ्य होना चाहिए। राष्ट्रपति थोड़ी घर पे आएगा, तू कहां ले आऊं? कि घर पे आएंगे? राष्ट्रपति को क्या पता कि आप ऐसे काम कर रहे हो? आप करो नवाचार जाकर के। शिक्षकों में सामर्थ्य होता है तो कई ऐसे विद्यालय जो प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे रखी है। सही है कि वहां के शिक्षकों में सामर्थ्य है। और शिक्षकों में सामर्थ्य नहीं होगा तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल चलते जा रहे, बंद होते जा रहे दिनों दिन। किसके कारण? उन्हीं शिक्षकों के कारण। बच्चे थोड़ी जा रहे जबरदस्ती। बच्चों को तो जो पढ़ा रहे हो, माता पिता कुछ पूछ रहे हो, उसका उत्तर ही नहीं आ रहा है, तो बच्चे को माता पिता कहां ले जाएंगे? वहीं ले जाएंगे जहां पे आए। अपने अंदर सामर्थ्य होगा कि नहीं, और सामर्थ्य आपके अंदर होगा तो उस गांव के प्राइवेट स्कूल नहीं चल पाते। आप में सामर्थ्य होना चाहिए, विद्यालय अपने आप चलते हैं। ऐसे शिक्षक बनने की कल्पना करो, मैं जाऊं और एक ऐसे गांव को ऐसा आदर्श गांव बना दूं, मेरा विद्यालय चले, तो आप जिंदगी भर आपको दुनिया, वो गांव जो होगा ना, आपको पूजेगा। सही है ना? और नहीं करा काम तो वो वैसे निकालेंगे, मैडम रहने हुई दो पे कहेंगे। ऐसा सामर्थ्य चाहिए अपने अंदर। तो जितने पेज संस्कृत में पढ़ा दिए, उतना पेज की एक एक लाइन, एक एक अक्षर याद करो, तो एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, नंबर मेरे आएंगे। और धीरे धीरे लिखते गए, ये कॉपी जो पासबुक बनती गई, इस पासबुक को कब पढ़ेंगे? सही है? अभी भी समय है, घर की किताब खोलो, कोई भी पुरानी किताब है, नोट्स कुछ भी मिले, दो काम आप करो, शब्द रूप का और धातु रूप का रटो। क्योंकि इनके बिना संस्कृत में कुछ नहीं है। आज घर जाओ, मोबाइल खोलो, राम शब्द लिखो, राम शब्द आ जाए, कॉपी में लिख दो और राम शब्द याद कर लो। पट धातु लिखी, पांचों लगा लिखे याद कर लो किसी भी रब कॉपी में। तब उनको पहले से याद करके रखोगे, यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी तो वो साथ देखेंगे नहीं देंगे? देंगे। इनके बिना संस्कृत में कुछ नहीं होता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? वरद। लिखो, लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा वरदराज के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न। लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा वरदराज के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न बराबर 5। अगर किसी का भी नाम नहीं आए और फिर भी प्रश्न आ जाए कि प्रयत्न कितने प्रकार के? प्रयत्न 2, आभ्यंतर कितने प्रकार के? 5। नाम आ जाएगा लघु सिद्धांत अथवा वरदराज के अनुसार कितने प्रकार के होंगे, तो भी आगे लिखो। वरदराज के गुरुजी कौन थे? भट्टोजी दीक्षित। लिखो, भट्टोजी दीक्षित। किताब लिखी, कौन सी लिखी? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण
सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या बराबर 4। किसी का भी नाम नहीं आए फिर पूछे कि आभ्यंतर कितने प्रकार के? 5। नाम आ जाए कि लघु सिद्धांत या वरदराज के अनुसार कितने प्रकार के? नाम आ जाए कि भट्टोजी दीक्षित अथवा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रकार के? 4। अब एक कम हो गया, लिखो कोष्टक में। भट्टोजी दीक्षित ने ईषत् विवृत प्रयत्न को अस्वीकार करके इसकी गणना भट्टोजी दीक्षित ने ईषत् विवृत को अस्वीकार करके इसकी गणना विवृत प्रयत्न में कर दी है। इन्होंने क्या करा? चौथा जो प्रयत्न था ईषत् विवृत, उसकी गणना किस में कर दी? विवृत में। इसके अनुसार कितने प्रकार हो गए? 4। लिखो कौन कौन से हुए। पहला कौन सा था? स्पृष्ट। दूसरा कौन सा? ईषत् स्पृष्ट। तीसरा कौन सा होगा? विवृत। और चौथा कौन सा होगा? ईषत् हो गई नहीं, तो ईषत् की गणना किस में कर दी? विवृत में। चौथा कौन सा हो जाएगा? समृद्ध हो जाएगा। भट्टोजी दीक्षित के अनुसार बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? लिखो। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और समृद्ध। लिखे। प्रयत्न कितने प्रकार के थे? 2। कौन कौन से? आभ्यंतर और आभ्यंतर वापस कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत। स्पृष्ट में कौन से अक्षर आ रहे हैं? कहां से लेकर? क से लेकर के म तक। ईषद स्पृष्ट में यण वर्ण, विवृत में सभी स्वर, फिर ईषद विवृत में क्या आ जाएंगे? शल, और समृद्ध में क्या आ जाएगा? विश्व आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न अगर पूछे आपको कि प्रत्येक स्वर के आभ्यंतर प्रत्येक वर्ण के आभ्यंतर प्रयत्न होते कितने? अ से लेकर अगर प्रश्न पूछूं आपको प्रत्येक स्वर आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? विवृत। प्रश्न पूछा है कि स्वरों के आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो क्या बताओगे? एक ही होगा। और कौन सा होगा? विवृत। प्रश्न पूछेगा कि प्रत्येक व्यंजन के आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। प्रत्येक व्यंजन के आभ्यंतर कितने होते हैं? एक ही होता है। किसी भी वर्ण का 2 बार नाम आया क्या?
नहीं आया। प्रत्येक व्यंजन का आभ्यंतर प्रयत्न भी एक और प्रत्येक स्वर का आभ्यंतर प्रयत्न भी, प्रत्येक वर्ण का मतलब कोई भी वर्ण ले लो, यहां से मैंने वर्ण ट वर्ण का आभ्यंतर क्या है? स्पृष्ट, एक नहीं है। स्पृष्ट के अलावा कोई है नहीं है। मैं बोलता हूं कि अ वर्ण का आभ्यंतर बोलो तो क्या बोलोगे? विपरीत। अ के अलावा, विपरीत के अलावा कोई नाम आ रहा है क्या? नहीं। मैं बोलूंगा र वर्ण का नाम बोलो, र मतलब श य र ल, ये र किसमें आएगा? इसमें। इसका मतलब कितना प्रयत्न? एक ही। मैं बोलूंगा श वर्ण का प्रयत्न बोलो तो ईशत, विपरीत। इसके अलावा कहीं है नहीं। प्रत्येक स्वर हो या प्रत्येक व्यंजन, आभ्यंतर प्रयत्न कितने होंगे? एक। एक ही होगा, कभी दो नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं आ रहा? अब आज ही आए, कल आओगे? और कौन है आज? कल पहले आते थे कहीं इसी बैच में? कौन सा लेवल आपके? एसएस साइंस? पहले पूरी नहीं पढ़ी? आदि कहां तक? आदि कहां गई? हाँ क्या हुआ? पढ़ो, आज ही आयो, किसी के पास नहीं बैठना, कल आगे आगे बैठना। ठीक है? हाँ, क्लास में अपने दोस्त को दुश्मन समझो। ठीक है, सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल, ये आपको डूबेगा और ले डूबेगा। ठीक है, मेरी बातें ध्यान से सुनना। मनुष्य को डुबाने की पहला योगदान निभाएगा मोबाइल, समझ रहे हो? हाँ, ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं है? पढ़ते समय यदि दिमाग मोबाइल में जाता है, इसका मतलब अपन है ही नहीं आए। अपने कोई कंपनियां डूब गई क्या? है? बताओ। फोन मेरे भी रखता हूं मैं, पर कहां रखता हूं? घर पे। ठीक है, पास में जो फोन रखता हूं वो खाली बात करने के लिए। घर पे जो फोन रखता हूं उसमें व्हाट्सएप सब चलता है। अभी जाके देखूंगा, कल मैंने देखा था व्हाट्सएप पे 38,000 मैसेज पड़े थे। कितने? अब मैं दुनिया की चिंता लेके घूमू, 38,000 लोगों का क्या हो रहा होगा, तो मेरा समय नहीं जाएगा क्या? हा? अभी 4-5 दिन पहले गया था और मैंने मोबाइल देखा था, किसी बच्चे ने, ये शिक्षक दिवस आता ना, कब आता है? 5 सितंबर 2020 को मैसेज किया, मैंने देखा उसको भी परसों। 2 साल बाद, 2 साल बाद अपन यदि मोबाइल की लेके बैठेंगे तो किम भविष्य थी बताओ? अभी अपने लिए किताबें ही सब कुछ है, सही है ना? आपके लिए क्या है? और कुछ है? बाकी सब कुछ है, पर 7 किताबें देगी, सही है ना? जितना प्रेम कर सको इन किताबों से करो, ये कभी धोखा नहीं देती है, सही है? और पूरी जिंदगी पर साथ निभाएगी आपका। बाकी के लोग हो सकता है छोड़ के चले जाए। ये कभी छोड़ के नहीं जाएगी। 60 साल तक तो पहले 3, अब तो जिंदगी आजीवन तक पैसा देगी। पेंशन लागू कर दी। हाँ, इनसे इतना प्रेम करो ये अंदर अपने शरीर में रम जाए पूरी, और जिस समय जिस अक्षर के बारे में सोचो उसका उत्तर दिखाई दे तो उसको पढ़े कहते। अपन कहते हैं ना, अपन पढ़ते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आने के पीछे उसका कारण क्या? अपन उसको नहीं पढ़ा, सही है? और यदि इस चीज को बार बार 1000 बार पढ़ने की कोशिश की तो पेपर में ऐसा होता है, जैसे प्रश्न दिखाई देता है वैसा अपने कॉपी का पेज दिखाई देता है कि मैंने मेरी कॉपी में इस जगह, इस पेन से, इस कलर से, इस लाइन में अक्षर लिख रखा है, सही है ना? वो अपनी तैयारी होती है। बाकी अब ढूंढने कितने, अरे यार ये तो पता ही नहीं, तो कब तैयारी की? सही है? इनके पीछे पड़ जाओ किताबों के, बाकी अपना समाज और अपना परिवार रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। कहां जाएगा बताओ? हा? दुनिया के सामने कितनी परिस्थिति आ गई तो ही कहीं नहीं गए। हा? ये इसलिए घूमना और ये मोबाइल चलाना, अपन जब लेके बैठ जाते ना मोबाइल, कितना समय जाता है ये अपने को पता नहीं है।
और आज के जीवन में अपने लिए 1 मिनट जो होता है ना बहुत महत्वपूर्ण है। सही है कि नहीं? तो उस पढ़े के पीछे पढ़ो। आपको लगे कि हाँ भाई मैंने सही बोला तो ठीक, और गलत बोला तो माफ करना। सही है। मैं तो ये चाहता हूं कि सामने बैठने वाला प्रत्येक विद्यार्थी सफल हो। मेरे को आपके पास होने से क्या होगा? राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा? आप पास हो जाओगे तो भी महीने की मेले की सैलरी नहीं मिलेगी? कि मिलेगी? नहीं मिलेगी। अपने लिए पढ़ो कि आप पूरी जिंदगी खुश रहो। सही है ना? सफलता जब मिलेगी उसके बाद दुनिया के दूसरे जब काम करने प्रारंभ करेंगे तो अपने को एक अलग ही सुकून मिलेगा। हाँ? अभी अपन जाते हैं कितनी चिंता में रहते, घर वाले पूछते हैं क्या पढ़ रहे हो? हाँ पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ। अपना तो जी जानता अंदर से। घर वालों को नहीं बोलते मेरे को इसका उत्तर नहीं आता। तो उनके सपने साकार हो जाए बस अपने को ये प्रयास करने। ठीक है? पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा बराबर? ऐसा तो नहीं लग रहा कि नहीं सर रहने दो? तो ऐसा लगे मेरे को नहीं बोल सको तो सर को बोल देना कि सर हमारा संस्कृत अब रहने ही दो। हाँ? सही है ना? हो सकता मेरे को तो कैसे बोलो, क्या पता कभी बाजार में मिल जाओ। तो मुझे बोलेगा हाँ इसने बोला था सर से नहीं पढ़ना। समझ में आ रहा बराबर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? करे कंटिन्यू आगे से कल। हाँ? आज डेमो में थे। डेमो वालों को पूछ सकते हैं अपन कल आएंगे कि नहीं आएंगे। पढ़ो। बाकी कौन कौन सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके? मैथ्स चल रही, साइंस चल रही, स्टार्ट हो गई? होगी। पढ़ो। सबसे पहले पुराने पेपर रखो। पुराने पेपर की कोई बुक नहीं है आपके पास? नहीं है? टेलीग्राम चैनल पे तो वीडियो है, सारे पीपीटी भी मिलेगी। बुक चाहिए तो मेरी बुक चलती छोटी सी किताब है, मैं कभी आपको लाके बता दूंगा। उस किताब को पढ़ लेना, पुराने पेपर भी मिल जाएंगे। उसमें जितना दे रहेगा उतना थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना खाली। नहीं खाली संस्कृत की मेरे। बाकी तो आप बाजार से कुछ चीज ला आती हो, आपको लगता है हाँ ये चीज अच्छी यार, दे किताब उठा के ले आओ। संस्कृत की नहीं लानी, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना आपके पूरी, इसकी किताब उठा के ले आओ तो आप क्या कंट्रोल में रहोगे, मतलब हाँ यही चीज़ मेरे को पढ़नी है। ठीक है? संस्कृत में खाली शत्रु तत्रु घर में बैठ के पढ़ते रहो, थोड़ी देर में हो जाएगा। प्रश्नोत्तर में शाम कर मैं करवा दूंगा सोल्व, अपने को कुछ नहीं लाना बाजार से। ठीक है?